हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नुतेश कुमार साहू एक बार पुनः हमारे चैनल स्टडी ट्यून में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आशा है साथियों आपका जो पेपर एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे तरीके से गया होगा। कई सारे बच्चों ने कमेंट करके बोला कि सर हमें आंसर की उपलब्ध करवाइए, तो उसी के तारतम्य में यह वीडियो आप सभी के समक्ष लेकर हाजिर हो चुके हैं। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं छत्तीसगढ़ प्री डीएलएड 2021 के प्रश्न पत्र को और देखने वाले हैं सेक्शन हिंदी को। ठीक है, तो हिंदी के 10 प्रश्न 10 अंक के लिए पूछा गया था, तो उन्हीं 10 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। एक बात बता देता हूं साथियों कि जितने भी उत्तर मैं दूंगा वो सबसे सटीक होंगे। ठीक है, तो एकदम कंफर्मेशन वाला ये वीडियो होगा, ये आंसर होगा, क्योंकि सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए आपको सबूत भी दूंगा। तो वही सबूत दे रहा हूँ, मतलब निश्चित ही जो भी उत्तर होगा बहुत सटीक होगा। प्यारे साथियों, मैं सेट डी को हल कर रहा हूँ, आप अपना सेट देख लीजिएगा, क्योंकि अलग अलग सेट में जो प्रश्नों का क्रम है वो अलग अलग रहता है ना भाई। सेट अलग अलग है लेकिन जो प्रश्न है वो एक समान होते हैं, बस उसका जो क्रम है वो अलग होता है। तो आप प्रश्नों का मिलान करते जाइएगा। तो प्यारे साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर पहला प्रश्न देख लेते हैं अपन। तो पहला प्रश्न कहता है, निम्नांकित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग किया गया है। तो जिस भी ऑप्शन में विराम चिन्हों का सही प्रयोग किया गया है उस ऑप्शन को आपको चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर ए कहता है, पेरिस किस देश की राजधानी है और वह क्यों प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो भाई निश्चित यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में ऑप्शन नंबर ए पर चिन्हों का, विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये आपका आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो चलिए ऑप्शन बी देख लेते हैं। ऑप्शन बी कहता है, भगवान राम के अनेक नाम हैं, जैसे रघुवीर, दशरथ नंदन, कौशलेंद्र आदि। तो यहाँ पर भगवान राम के अनेक नाम हैं, तो हैं कि जस्ट बाद आपको जैसे कि पहले अल्प विराम देना था, जो कि नहीं है। तो आपके ऑप्शन नंबर बी में भी विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं किया गया है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कभी कभी वह अपने भीतर दुबक सा जाता है। तो ये थोड़ा काव्यिक वाक्य है, तो इसमें यहाँ पर ये होना चाहिए था, कभी कभी वह अपने भीतर। तो अपने भीतर के पश्चात क्या है, आपका अल्पविराम होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर अल्पविराम नहीं है, इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर डी भी सही नहीं है। इसमें भी विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं किया गया है। तो बचा कौन, बचा ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में देख लेते हैं, शाबाश तुमने अपनी शाला का गौरव बढ़ाया है। तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, इस शब्द के लिए शाबाश की जज्बात तो बिल्कुल सही है और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही है, इसमें विराम चिन्हों का बिल्कुल सही प्रयोग किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आपने इस प्रश्न के लिए जो है ऑप्शन नंबर सी को टिक लगाया है, टिक करके आए हैं, तो निश्चित ही आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न में जो है ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में कई बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी भी लगभग सही नजर आ रहा है। ठीक है, परंतु इसके लिए मैं थोड़ा सा प्रूफ देना चाहूँगा कि यहाँ पर अल्पविराम भीतर के बाद अल्पविराम आएगा कि नहीं। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए साथियों, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार के कंडीशन यहाँ भी अप्लाई हो रहे हैं, सेम उसी प्रकार का लगभग प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए, कभी कभी मेरे दिल में, तो जस्ट मेरे दिल के बाद जो है आपका कॉमा है यहाँ पर देखिए। तो उसी प्रकार यहाँ भी जो है कभी कभी वह अपने भीतर के बाद जस्ट क्या होना चाहिए था, कॉमा होना चाहिए था। तो भीतर के बाद जो है जस्ट कॉमा होना चाहिए था, वो नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में भी मिस्टेक है। तो ठीक है साथियों, यदि आपने ऑप्शन नंबर सी को टिक किया है इस प्रश्न के लिए, तो आपको 1 नंबर निश्चित ही मिलेंगे। चलिए प्यारे साथियों, ये प्रश्न बोर्ड है, निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। 4 ऑप्शन दिए होंगे और 4 में से 3 जो वाक्य है वो अशुद्ध होंगे और जो शुद्ध वाक्य है वो आपको चयन करना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोर्ड है, मेरे समानों का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर समानों नहीं होता बल्कि समान होता है, तो यहाँ पर अशुद्धि है समानों में। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये वाक्य अशुद्ध है। उसी प्रकार ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये बोर्ड है, गर्मियों में मैं मेरे मामा के घर जाऊँगा। तो गर्मियों नहीं होता बल्कि गर्मी होता है, और यहाँ पर मेरे मामा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जनरली हम बोलते हैं अपने मामा के घर जाऊंगा या जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी में भी अशुद्धि है, ये वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, आप उस जगह जाकर ले लो। तो ऐसा हम कभी नहीं बोलते हैं आप कि आप उस जगह जाकर ले लो, हम बोलते हैं आप वहाँ जाकर ले लो। तो उस जगह के जगह पे, स्थान पे वहाँ होना चाहिए था, तब जाकर के सही होता आपका सेंटेंस। तो ए, बी और डी जो है वो अशुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं आप, मुझे घर नहीं जाना है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि आपने ऑप्शन नंबर सी को टिक लगाया है इस प्रश्न के लिए, तो निश्चित ही आपको 1 नंबर पक्का मिलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर अगला प्रश्न है, आगे नाथ न पीछे पघा लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है। तो ऑप्शन इस प्रकार से, ऑप्शन नंबर ए है, ईश्वर के आगे प्रार्थना करने से मुक्ति मिलती है।
ऑप्शन नंबर बी है रस्सी तोड़कर पीछे भाग जाना। ऑप्शन नंबर सी है किसी के आगे पीछे न होना। ऑप्शन नंबर डी है किसी तरह की जिम्मेदारी न होना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता दूं जो ऑप्शन नंबर डी है आपका वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा आपके इस प्रश्न के लिए। ठीक है, तो यदि आपने ऑप्शन नंबर डी टिक लगाया है तो इस प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर जरूर मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी किसी तरह की जिम्मेदारी न होना बिल्कुल सही अर्थ है, आगे नाथ न पीछे पगहा के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों इसके लिए सबूत प्रूफ देख लीजिएगा। तो प्यारे साथियों यहाँ देखिएगा, आगे नाथ न पीछे पगहा मुहावरे का अर्थ तो किसी प्रकार की जिम्मेदारी न होना। ठीक है, तो ये प्रूफ भी आपको दिखा चुका। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नांकित में से श्रवण कौशल के उद्देश्य को चिन्हांकित कीजिए। तो श्रवण कौशल आखिर है क्या चीज, उसका मूल उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए वक्ता के मनोभावों को समझने की क्षमता विकसित करना। तो भाई ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है ना, आपके उद्देश्य की पूर्ति करता है, श्रवण कौशल के उद्देश्य की पूर्ति करता है। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना। तो भाई सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास भी मूल उद्देश्य है श्रवण कौशल का। ऑप्शन नंबर सी है शब्दों, मुहावरों, कहावतों एवं उक्तियों का प्रसंगानुकूल भाव तथा अर्थ समझ सकना। तो ये भी आपके श्रवण कौशल का मूल उद्देश्य है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से सभी। ठीक है, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी ये श्रवण कौशल के मूल उद्देश्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यदि आपने ऑप्शन नंबर डी को टिक किया है इस प्रश्न के लिए तो निश्चित ही आपको 1 नंबर मिल जाएगा। 1 नंबर आपका पक्का हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। तो अगला प्रश्न है साथियों, निम्नांकित में से कौन सा शब्द अंबर में निहित अर्थ को व्यक्त नहीं करता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा मैं बोल दूं कि अंबर का जो अनेकार्थी शब्द नहीं है उसी को चयन करना है आपको, उसी को आंसर बना लेना है। तो ऑप्शन नंबर ए अंबर का अर्थ होता है आकाश। तो जो अंबर शब्द है वो आकाश को व्यक्त करता है। अमृत को भी अंबर कहा जाता है, तो अमृत को भी अंबर जो है वो व्यक्त करता है। और जो वस्त्र है उसे भी आपके अंबर से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, वस्त्र भी अनेकार्थी शब्द है अंबर के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी जो है अंबर का अनेकार्थी शब्द है ना। लेकिन ऑप्शन नंबर डी आपका जो छतरी है वो अंबर से व्यक्त नहीं होता है। ठीक है, तो जो छतरी के लिए अंबर शब्द नहीं है। ठीक है, तो अंबर शब्द जो है छतरी को व्यक्त नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यदि आपने ऑप्शन नंबर डी को टिक किया है तो निश्चित ही आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी छतरी। अब इसके लिए मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ। तो चलिए इधर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए साथियों, अंबर शब्द का जो है वो अनेकार्थी शब्द है आकाश, अमृत और वस्त्र। तो वस्त्र के लिए भी अंबर शब्द है, अमृत के लिए भी अंबर शब्द है और आकाश के लिए भी अंबर शब्द है। ठीक है, तो ये इन तीनों के लिए अंबर शब्द है, तो छतरी के लिए अंबर शब्द नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो छतरी है ऑप्शन नंबर डी वो सही हो जाएगा, क्योंकि अंबर जो शब्द है वो व्यक्त नहीं करता छतरी को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अपादान कारक का चिन्ह क्या है। तो भाई अपादान कारक का चिन्ह आप सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा से। ठीक है, इसके लिए आपको प्रूफ दिखा देता हूँ भाई। तो प्यारे साथियों यहाँ पर अपादान के लिए देख लीजिएगा, आपका चिन्ह है से। ठीक है, तो यहाँ पर कंफर्मेशन होता है, आपने सबूत भी देख लिया। तो ठीक है साथियों, अपादान कारक का चिन्ह होगा ऑप्शन नंबर डी से। मैंने प्रूफ भी आपको दिखा दिया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, निम्नांकित में से उस शब्द की पहचान आपको करना है जिसमें अरबी फारसी के उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बदनाम में जो बद उपसर्ग है यही अरबी फारसी उपसर्ग के अंतर्गत आता है। तो इसके लिए भी प्रूफ देख लेते हैं। प्यारे साथियों यहाँ पर देखिए, अरबी फारसी कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग है और यहाँ पर देखिए बद आपका शामिल है। बद अर्थात उसका अर्थ होता है बुरा। ठीक है, तो बद जो है वो अरबी फारसी उपसर्ग के अंतर्गत आता है, तो आपका आंसर वही हो जाएगा बद। ठीक है, बदनाम। चलिए देख लेते हैं उस प्रश्न में, फिर से चले जाते हैं। कहाँ है भाई, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, बदनाम। ओके, तो आपने अभी प्रूफ देखा, तो एकदम कंफर्मेशन सटीक आंसर आपको मिल रहा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नांकित में से देशज शब्द को पहचानिए। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी आपका देशज शब्द है। जब मैंने वीडियो कराया था आपको तो वहाँ पर मैंने बताया था, ये शब्द शामिल किया था, तो देख लेते हैं उसके लिए भी। ये रहा देशज के कुछ शब्द साथियों जो इम्पोर्टेंट है, उसमें से यहाँ पे देखिए गड़बड़ी जो है, तो जो गड़बड़ी से बना है गड़बड़, तो गड़बड़ शब्द भी आपका देशज है, इससे यहाँ पर जो गड़बड़ शब्द देशज का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, गड़बड़। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न कहता है, निम्नांकित में से विस्मयादिबोधक वाक्य को चिन्हित कीजिए। तो बड़ा सिंपल, बड़ा आसान सा प्रश्न है, क्योंकि जिस ऑप्शन में भी आपको दिखाई देता है विस्मयादिबोधक चिन्ह तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पे दिखाई दे रहा है, किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है,
तो ऑप्शन नंबर बी में है विस्मयादि बोधक चिन्ह, तो यही आपका हो जाएगा विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। यदि आपने ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगाया है तो निश्चित ही आपको इस प्रश्न पर 1 नंबर ज़रूर मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। तो अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस वाक्य में खून सूखना मुहावरे का सटीक प्रयोग हुआ है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से किस वाक्य में सबसे सटीक प्रयोग हुआ है खून सूखना मुहावरे का, तो उसे आपको सिलेक्ट करना है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, राजू इतना बीमार पड़ा कि उसका खून सूख गया। देखिए पढ़ने से पहले सबसे पहले तो इसका अर्थ जान लेते हैं, खून सूखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो खून सूखना मुहावरे का अर्थ होता है आपका घबरा जाना या फिर डर जाना। ठीक है, तो उस परिप्रेक्ष्य के लिए देखते हैं कौन फिट बैठता है। तो पहला ऑप्शन है, राजू इतना बीमार पड़ा कि उसका खून सूख गया। ठीक है, तो भाई बीमार पड़ते हैं तो खून की कमी भले हो जाती है, लेकिन यहाँ पर खून सूखना का तात्पर्य है डर जाना, तो ये फिट नहीं बैठ रहा है। उंगली कट गई और खून टपक कर कुछ समय बाद सूख गया, तो ये खून का सूखना भी इस प्रकार का खून सूखना नहीं है। हाँ, खून सूखना का तात्पर्य है डर जाना, तो ये भी ऑप्शन बी आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी है, उसे रक्ताल्पता की बीमारी थी इसलिए उसका खून सूख गया। तो भाई रक्ताल्पता की बीमारी थी तो खून सूख गया, ये भी सार्थक नहीं है खून सूखना मुहावरे के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, शेर की दहाड़ सुनकर उसका खून सूख गया, तो ये बहुत ही परफेक्ट है, क्योंकि जब शेर की दहाड़ हम सुनते हैं ना तो बिल्कुल घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, और खून सूखना का तात्पर्य होता है डर जाना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि आपने ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट किया है, आंसर बनाया है, तो निश्चित ही इस प्रश्न पर आपको 1 नंबर ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए साथियों इस प्रश्न के लिए प्रूफ भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, खून सूखना का तात्पर्य होता है बहुत डर जाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों, इस प्रकार से मैंने हिंदी के सेक्शन को कवर किया और इसमें 10 अंक के लिए 10 प्रश्न पूछे गए थे, सभी का हल मैंने बताया और साथ ही साथ आपको प्रूफ भी बताया। तो इस प्रकार से आपको जितना भी जवाब मिला वो सभी कंफर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर संभावित आंसर की नहीं बल्कि कंफर्मेशन वाला आंसर की आपको मिला है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए बहुत अमूल्य है। ठीक है, तो जरूर कमेंट कीजिएगा, भले थोड़ा सा समय लगता है तो समय निकाल ही सकते हैं उतना कमेंट करने के लिए, है ना। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि कई बच्चे वीडियोस देखते हैं बट लाइक नहीं करते। तो भाई आप यदि मुझे अपना समझते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे वीडियो को प्यार ज़रूर दीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से महत्वपूर्ण और ज़बरदस्त वीडियो आप सभी के लिए लेकर आते रहते हैं। तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।